नमस्कार सभी को। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की डेट भी घोषित हो गई है और हमारी एक बेहतरीन श्रृंखला जो चल रही है एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन के लिए कि हम क्वेश्चन किस प्रकार से सही करें। हमने पूरा का पूरा थ्योरी जो हमारा ऐप पे जो वीडियो पढ़े उनके माध्यम से देखा। अब सभी के लिए इस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं जिनमें आप यूट्यूब के माध्यम से और अपने ऐप के माध्यम से भी पहले आप चैप्टर पूरा बहुत ढंग से पढ़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज हमारा पहला टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन अवधारणा प्रकार्य और सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी आता है और हो सकता है आरपीएससी अब जिस हिसाब से आ रहा है उसके हिसाब से काफ़ी एक लेवल का जो है क्वेश्चन भी छापना यहाँ पे शुरू कर दे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे ये जो टॉपिक है एक एक करके हम टॉपिक को देखते जाएंगे और उस टॉपिक के अनुसार देखें कि हम किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस को हम सही कर सकते हैं। पहला टॉपिक जो है इसमें से हमने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको पहले टॉपिक, क्योंकि अभी अब टाइम हमारे पास मात्र 1 महीने का बचा है, हम आपको पूरा समझाएं भी और उसके साथ साथ आपका उत्तर सही भी जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। यह है आज का हमारा पहला टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन अवधारणा कार्य एवं सिद्धांत। यहाँ से कार्य में से लगभग हर साल आपका एक क्वेश्चन आता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के तत्व कौन से हैं? अनेकों बार क्वेश्चन आया हुआ है। हेनरी फ्योल के अनुसार पॉक का फॉर्मूला हेनरी फ्योल ने दिया था POCCC। P का प्लानिंग यानी नियोजन करना, O का ऑर्गेनाइजिंग यानी व्यवस्था करना, C का कमांडिंग यानी आदेश देना, CO का कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना और C का कंट्रोल यानी नियंत्रण। यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना कि इसमें से कोई से भी तत्व का पूछा जा सकता है कि O का क्या अर्थ है, P क्या अर्थ है, CO का क्या अर्थ है, इस C का क्या अर्थ है। और लुथर गुलिक और हेनरी फ्योल के जो फॉर्मूले हैं, लुथर गुलिक का पोस्टकॉर्ब का है ये रहा और हेनरी फ्योल का पोक का है। इनमें जो है 3 तत्व सेम है। प्लानिंग सेम है, इन्होंने भी प्लानिंग कहा है। ऑर्गेनाइजिंग सेम है, इन्होंने भी ऑर्गेनाइजिंग कहा है। और इन्होंने CO जो कोऑर्डिनेशन वाला है, ये वैसे यहाँ पे C होता है, CO नहीं है सूत्र में, CO नहीं है, POCCC है इसका सूत्र। तो यहाँ पे ये इन्होंने जो दिया है उसमें पोस्ट कॉर्ब है POSDCORB। तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन, ये 3 एग्जैक्ट सेम है, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। तो लुथर गुलिक का जो फॉर्मूला है वो पोस्ट कॉर्ब का है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग, ये D। पोस्ट कॉर्ब, ये जो लुथर गुलिक के फॉर्मूले में D का क्या मतलब है, ये आरपीएससी 2 बार पूछ चुकी है आपसे। D का मतलब यहाँ डायरेक्टिंग या निर्देशन है। और मेरा आपसे अनुरोध है शैक्षिक प्रबंधन के यदि वो कार्य भी पूछता है तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को देख लीजिए, इनके जो काम है वो सारे काम सही होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन को सिद्धांतों का जनक किसे कहा गया है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। हेनरी फ्योल के प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए? हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए। ये रहा 14 सिद्धांत। हाल ही में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा का एग्जाम दिसंबर 2024 में हुआ। इसमें क्वेश्चन था हेनरी फ्योल ने निम्न में से कौन सा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं दिया है। तो अब आपको पता करना होगा कि इन्होंने जो दिए हैं वो 14 सिद्धांत कौन से हैं। कार्य विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण, अनुशासन, निर्देश की एकता, पारिश्रमिक, सोपान श्रृंखला, समता, पहल, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, आदेश की एकता, व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हित को महत्व, केंद्रीकरण, यहाँ केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकरण, व्यवस्था, कार्यकाल का स्थायित्व और सहयोग की भावना। ये 14 सिद्धांत जो दिए हैं वो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। कार्य विभाजन, अधिकार उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, इन्होंने आदेश और निर्देश की एकता दोनों अलग अलग दिए हैं। व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हित को महत्व, पारिश्रमिक, केंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, समता, कार्यकाल का स्थायित्व या स्थिरता, पहल और सहयोग की भावना, ये 14 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रबंधन की प्रकृति क्या नहीं है? प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल है। प्रबंधन सामाजिक दायित्व है, बिल्कुल है। प्रबंधन भौतिक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, ये नहीं है। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुकी है पहले भी वैसे। तो प्रबंधन की क्या प्रकृति नहीं है? प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है। तो प्रकृति क्या है?
प्रबंधन कला और विज्ञान है। प्रबंधन एक संगठन के विकास का साधन है। प्रबंधन एक पेशा है, इसकी अपनी स्वयं की आचार संहिता है। प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा है। प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान है। प्रबंधन एक बहुआयामी प्रक्रिया है। प्रबंधन किसी संगठन का जीवन रक्त है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंधन एक सामाजिक दायित्व है। प्रबंधन एक आर्थिक संसाधन है। प्रबंधन एक अधिकार सत्ता की व्यवस्था है। प्रबंधन परिणाम उन्मुखी रिजल्ट ओरिएंटेड है। प्रबंधन सर्वव्यापी, सार्वकालिक और सामूहिक प्रक्रिया है। देखिए एक ही लाइन में तीनों वर्ड आ गए। प्रबंधन वृद्धि का इंजन है, ये किसी ने कहा है। प्रबंधन संगठन के अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशन, नेतृत्व और समन्वय प्रदान करता है। और प्रबंधन नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण की प्रक्रिया है। इनमें से कोई सी भी विशेषता आ जाती है वो तो है। इनके अलावा जैसे इसने कहा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान नहीं है, कला और विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत मेस्लो का है। मेस्लो अभिप्रेरणा का आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार मानवीय आवश्यकताओं के 5 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 5 स्तर। सबसे पहली है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरी है सामाजिक आवश्यकताएं, चौथी है सम्मान की आवश्यकताएं और पांचवी है आत्म वास्तविकरण, सेल्फ एस्टीम की आवश्यकता। 5 प्रकार की। निम्न में से प्रबंधन की प्रकृति है। प्रबंधन की क्या प्रकृति है? प्रबंधन कला है, बिल्कुल। प्रबंधन सामाजिक दायित्व है, बिल्कुल। उचित निर्णय लेना और प्रभावी क्रियान्वयन करना है, बिल्कुल। सभी, ये सभी है। प्रबंधन की ये प्रकृति सभी है। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? मेस्लो ने, मैकग्रेगर ने, हर्जबर्ग ने, लुथर-गुलिक ने। अभिप्रेरणा का जो द्विकारक सिद्धांत है वो हर्जबर्ग का दिया हुआ है। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत हर्जबर्ग द्वारा दिया गया। हर्जबर्ग ने 2 घटक बताए, आरोग्य घटक, कार्य के वातावरण से संबंधित घटक, और उत्प्रेरणात्मक घटक, कार्य की विषय वस्तु से संबंधित घटक। यानी आरोग्य और उत्प्रेरणात्मक 2 प्रकार के घटक बताए हैं हर्जबर्ग ने। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या उद्देश्य है? पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, बिल्कुल। मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, बिल्कुल। उचित निर्णय लेना और प्रभावी क्रियान्वयन करना, बिल्कुल। सभी है इसके, ये इसके उद्देश्य। विद्यालय प्रबंधन के विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण, लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक और कुशलतापूर्वक प्राप्ति, सहयोग की भावना, शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, शैक्षिक नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो ये सारे उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य है। शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति है। प्रबंधन एक विज्ञान है, बिल्कुल। प्रबंधन बहुआयामी है, बिल्कुल। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल। तो सभी। प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त होता है। प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त होता है, ये पीटर ड्रकर ने कहा है। किसने कहा है? पीटर ड्रकर ने कहा है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। किस आयोग का है? कोठारी आयोग। किस आयोग का? कोठारी आयोग। 1964 से 66 के मध्य जो आयोग आया था उस कोठारी आयोग का है। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। तो कोठारी आयोग ने इस प्रकार से कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यानी बच्चे जो है वो कक्षाओं में बैठे, हमें कक्षाओं पे विशेष तौर से ध्यान देना होगा। प्रबंधन की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रबंधन परिणाम उन्मुखी है, बिल्कुल है। प्रबंधन सर्वव्यापी, सार्वकालिक, सामूहिक है, बिल्कुल है। प्रबंधन अगतिशील और अपरिवर्तन, बिल्कुल ये नहीं है। प्रबंधन निर्देशन, नेतृत्व, प्रेरणा और समन्वय प्रदान करता है, ये भी है। इसका मतलब सी उत्तर गलत है। ये रही प्रबंधन की आपकी विशेषताएं जो हमने पहले भी देखी थी, वही सारी विशेषताएं हैं। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन से हैं? शैक्षिक नियोजन, संगठन, निर्देशन, सभी, ये सभी कार्य है। और ये आपका आरपीएससी ये क्वेश्चन 2 बार आपसे पूछ चुकी। और ये शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हेनरी फ्योल का पोक का फॉर्मूला जिन्होंने 5 कार्य बताए, लुथर-गुलिक का पोस्ट कॉर्मोर का फॉर्मूला जिन्होंने 7 कार्य बताए। और शैक्षिक प्रबंधन के यदि हम समस्त कार्यों को देखें तो नियोजन, कर्मचारी नियुक्ति, समन्वय, रिपोर्ट तैयार करना, अभिप्रेरणा, नवाचार, कार्य का विभाजन,
संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, बजट तैयार करना यानी बजटिंग, लीडरशिप, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, ये सारे काम है। लेकिन एक बार आया था कि प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, ध्रुवीकरण करना कार्य नहीं है, ये उसका उस समय गलत हुआ था। ये तो सारे प्रबंधन के काम है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन से हैं? संगठन है, नियोजन है, नियंत्रण है, सभी। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा जा चुका। शैक्षिक प्रबंधन के तत्व है मानवीय तत्वों का प्रबंधन, भौतिक तत्वों का प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन, सभी। यानी विद्यालय में प्रबंधन सभी प्रकार के तत्वों का किया जाता है। मेन पावर का भी किया जाता है, हमारे वहां पे भौतिक संसाधन है उनका भी किया जाता है, और पैसे का भी प्रबंधन किया जाता है, और सिद्धांतों का भी प्रबंधन किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन, प्रबंधन में गैंग प्लैंक की अवधारणा किसने प्रदान की थी? गैंग प्लैंक की अवधारणा हेनरी फ्योल ने दी थी, इनके जो 14 सिद्धांत है उसके अनुसार। निम्न में से कौन सा गलत तथ्य कौन सा है? प्रथम शिक्षा नीति 1968 बिल्कुल सही है, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 बिल्कुल सही है, तृतीय शिक्षा नीति 2020 बिल्कुल सही है, तृतीय शिक्षा नीति 2021 गलत हो गया। ये शिक्षा नीति 34 साल के बाद अभी हाल ही में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो तीसरी शिक्षा नीति आई है, और इस तीसरी शिक्षा नीति ने 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया है। इस तीसरी शिक्षा नीति ने कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन का कहा है, इस तीसरी शिक्षा नीति ने कक्षा 6 से कोडिंग के लिए कहा है, इस तीसरी शिक्षा नीति वर्तमान में ECCE की बात करती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात करती है। इसका मतलब तीसरी शिक्षा नीति 15 वर्षों की स्कूल एजुकेशन की बात करती है। 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 साल की एजुकेशन, 3 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे स्कूलों में रहेंगे और पढ़ेंगे, और ये 15 साल बच्चे स्कूलों में रहेंगे, ये बात करती है। आदेश की एकता या निर्देश की एकता का सिद्धांत किसने दिया? ये हेनरी फ्योल ने दिया अपने 14 सिद्धांतों में। हमने ऊपर देखा था इसके 14 सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ये क्वेश्चन देखिए। कार्य विभाजन और अनुशासन का सिद्धांत बिल्कुल है, केंद्रीकरण का बिल्कुल है, समता और पहल का सिद्धांत बिल्कुल है, वियोजन का सिद्धांत नहीं दिया है। कौन सा सिद्धांत? वियोजन का। हाल ही में इस प्रकार का क्वेश्चन आरपीएससी 2024 में पूछ चुकी। प्रबंधन की शास्त्रीय विचारधारा पर महत्वपूर्ण कार्य व विश्लेषण किसने किया? शास्त्रीय विचारधारा लूथर गुलिक और एल उर्विक की है। शास्त्रीय विचारधारा पे महत्वपूर्ण काम लूथर गुलिक और उर्विक ने किया। लूथर गुलिक ने विभागों के गठन के 4 आधार 4P अवधारणा बताई। ये 4P क्या है? पहला P पर्पज यानी उद्देश्य, दूसरा P प्रक्रिया यानी प्रक्रिया, तीसरा P पर्सन यानी व्यक्ति, तो उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, ये तीनों दोनों में सेम है, और चौथा P है पैलेस, स्थान। तो ये इसका उत्तर B सही है। प्रबंधन में अधिकारी तंत्र, प्रतिमान अथवा नौकरशाही प्रतिमान पर किसने महत्वपूर्ण कार्य किया? मैक्स वेबर ने। ये नौकरशाही का सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना, मैक्स वेबर का दिया हुआ है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रबंधन में सत्ता के 3 प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? परंपरागत सत्ता शामिल है, करिश्माई सत्ता शामिल है, कानूनी सत्ता शामिल है, गैर वैधानिक सत्ता, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मैक्स वेबर ने कहा था कि सत्ता 3 प्रकार की होती है, परंपरागत होती है, करिश्माई होती है और कानूनी होती है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में सही तथ्य कौन सा नहीं है? मेस्लो का आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत बिल्कुल सही है। मैकग्रेगर का XY सिद्धांत बिल्कुल सही है। मैक्स वेबर का व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं। मैक्स वेबर ने तो कौन सा सिद्धांत दिया था? मैक्स वेबर ने तो जो सिद्धांत दिया था वो नौकरशाही का दिया था, और हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत, ये 3 तो सही है, ये गलत है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया। विद्यालय प्रबंधन का लोकतांत्रिक सिद्धांत कौन सा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन का लोकतांत्रिक सिद्धांत एक तंत्रीय निर्णय करना बिल्कुल नहीं है, अकेले निर्णय करना लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं है। व्यक्तिगत कार्य करना बिल्कुल नहीं, लोकतांत्रिक नहीं है। सहभागी उत्तरदायित्व, बिल्कुल साझा उत्तरदायित्व, ये ऑप्शन में सहभागी के साथ साझा उत्तरदायित्व के रूप में भी आ सकता है। और निर्णय दृढ़ता नहीं, निर्णय में लचीलापन होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, केवल, मात्र, दृढ़ता, ये इस प्रकार के नेगेटिव होते हैं। औपचारिक, मात्र, इस प्रकार का सिर्फ, ये नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक का सत्तावादी स्तर केंद्रित है,
शिक्षक का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित है, ये आरपीएससी आपका एक बार पूछ चुकी है, मैंने कल ही बताया था आपको। शिक्षक का सत्तावादी स्तर कहता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मैक्स वेबर आदर्श नौकरशाही, बिल्कुल सही है। हेनरी फेयोल प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक, बिल्कुल सही है। लुथर गुलिक शास्त्रीय विचारधारा, बिल्कुल सही है। मेस्लो द्विकारक सिद्धांत, नहीं, हर्जबर्ग ने दिया था। मेस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत कौन से हैं? कार्य विभाजन और पारिश्रम का सिद्धांत, बिल्कुल है। अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, बिल्कुल है। समन्वय, संप्रेषण, सहयोग, समानता का सिद्धांत, बिल्कुल है। ये सारे के सारे हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? अगस्त 2020 में किया गया। वैसे 29 जुलाई 2020 को जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम एनईपी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई 29 जुलाई 2020 को, के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने इसमें नाम एमएचआरडी से वापस इसको शिक्षा मंत्रालय किया। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, पूछा जा सकता है। और शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, ये आपसे पूछा गया, दोबारा पूछा जा सकता है। शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। 42वां जो संविधान संशोधन था उससे इसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। लुथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए? लुथर गुलिक ने 10 सिद्धांत बताए। हेनरी फेयोल ने कितने बताए? 14 बताए। तो ध्यान रखना, लुथर गुलिक ने प्रबंधन के जो काम बताए वो तो 7 है, और जो सिद्धांत बताए हैं वो 10 है। हेनरी फेयोल ने जो प्रबंधन के काम बताए वो 5 है, सिद्धांत बताए हैं वो 14 है। लुथर गुलिक के संगठन के 10 सिद्धांत: कार्य विभाजन, विभागीय संगठन के आधार, विकेंद्रीकरण, देखिए इन्होंने विकेंद्रीकरण कहा है जबकि हेनरी फेयोल ने केंद्रीकरण कहा था। आदेश की एकता, इन्होंने सिर्फ आदेश की एकता कहा है, हेनरी फेयोल ने निर्देश की एकता भी कहा था। स्टाफ व लाइन, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का क्षेत्र, पद सोपान के माध्यम से तालमेल, विचारों द्वारा और सोच समझकर समन्वय, और समन्वय हेतु समितियां, ये 10 सिद्धांत लुथर गुलिक ने दिए। लुथर गुलिक व उर्विक ने प्रबंधन के मुख्य तत्व या भाग कितने बताए? 7 बताए। कौन से? POSD, CORB, ये लो, पोस्ट कॉर्ब, यही तत्व या भाग है। लुथर गुलिक और उर्विक का प्रबंधन के 7 तत्व बताए, 7 तत्व। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित? बालक विद्यालय को बालकों का बगीचा किसने कहा? हुमायूं कबीर ने कहा। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, नियोजन, नियंत्रण, सभी। आरपीएससी में पूछा हुआ है, इसलिए बार बार हमने भी इसको डाला है। प्रबंधन के कार्यों का पोक सूत्र निम्न में से किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने, बड़ा इजी है इसलिए आगे चलते हैं। हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंधन के कार्यों का पोक फॉर्मूला दिया। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। यह परिभाषा किसकी है? हेनरी फेयोल की है। यदि आप इनको सबको मिलाओगे तो ये पोक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोक बन जाएगा। और पोक का फॉर्मूला हेनरी फेयोल का है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? FW टेलर को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक टेलर है, जबकि प्रबंधन का सीधा जनक या आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फेयोल है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। फ्रेडरिक विस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है तथा इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक लिखी, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रबंधन संस्था का हृदय है, जबकि प्रशासन संस्था का मस्तिष्क है। बिल्कुल सही लाइन है। प्रबंधन का कार्य स्टाफ को निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा से संबंधित है, जबकि प्रशासन का कार्य मुख्यतः पूर्व नियोजन से संबंधित है। बिल्कुल सही है। प्रशासन कर्मचारियों से संबंधित एवं प्रभावित है, जबकि प्रशासन बाह्य घटकों से प्रभावित होता है। यहाँ पे ये प्रबंधन है। बिल्कुल सही है। प्रबंधन एक निर्धारणात्मक कार्य, जबकि प्रशासन एक कार्यकारी कार्य है। ये गलत है, ये उल्टा हो गया। कार्यकारी कार्य प्रबंधन होता है और प्रशासन निर्धारण करने वाला होता है।
प्रशासन नीतियों का निर्धारण करता है, प्रबंधन उन नीतियों को काम करता है, कार्य करता है वास्तविक। तो ये इसका उल्टा हो गया। जेपी सीएस के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया में प्रयुक्त तत्व कार्य घटकों का सही विकल्प क्या है? ये वैसे जेपी सीएस ने जो बताया था, इन्होंने कहा योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और मूल्यांकन। इन्होंने योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और मूल्यांकन की बात कही थी, यानी प्लानिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी डायरेक्टिंग, यानी कोऑर्डिनेशन और यानी इवेल्युएशन। यानी यहां जेपी सीएस ने इवेल्युएशन वर्ड को महत्वपूर्ण माना है, मूल्यांकन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। पहले के सिद्धांतों में मूल्यांकन नहीं था, जेपी सीएस ने यह मूल्यांकन भी डाला है। लूथर, गुलिक व उरिक ने प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। भारत में शैक्षिक प्रबंधन कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है, राज्य, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। प्रबंधन के संदर्भ में असत्य कथन है, प्रबंधन एक व्यापक तथा जटिल प्रत्यय है। असत्य कथन। प्रबंधन को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, बिल्कुल। प्रबंधन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु तथा महत्वपूर्ण अंग शिक्षक होता है, यह जरूरी नहीं है। और विद्यालय महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु और महत्वपूर्ण अंग सिर्फ शिक्षक होता है या शिक्षक होता है? नहीं, उसका महत्वपूर्ण अंग विद्यालय भी होगा, शिक्षक भी होगा, विद्यार्थी भी होगा, मानवीय संसाधन भी होंगे, भौतिक संसाधन भी होंगे। शिक्षक शिक्षा की मान्यता हेतु राष्ट्रीय स्तर की संस्था है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, आरटीई की धारा 23 के अनुसार, कौन सा? आरटीई की धारा 23 के अनुसार, आरटीई की धारा 23 के अनुसार एनसीटीई शैक्षिक प्राधिकारी है। और आरटीई की धारा 29 के अनुसार शैक्षिक प्राधिकारी संस्था एनसीईआरटी है। इसका मतलब शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, बीएड कॉलेजों को मान्यता देना, एसटीसी कॉलेज को मान्यता देना, एनटीटी को मान्यता देना। आप सब लोगों ने जब बीएड की थी तो आपकी डायरियों पर और बैग पे लिखा होता था कि ये महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब शिक्षक शिक्षा के लिए जो मान्यता देता है वो एनसीटीई है। एनसीटीई स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी, भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन 17 अगस्त 1995 17 अगस्त 1995 की ये संस्था है। और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये ऑफ है, सॉरी, फॉर नहीं है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन 17 अगस्त 1995 की संस्था। इसका उत्तरदायित्व है भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रिया और धाराओं की स्थापना और निरीक्षण करना है। और इस एनसीटीई का जो है वो आदर्श वाक्य है, गुरुर गुरुतमो धाम, गुरुर गुरुतमो धाम, ये इसका आदर्श वाक्य है एनसीटीई का। पाठ्यक्रम प्रबंधन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? पाठ्यक्रम प्रबंधन के संदर्भ में जो सही कथन है उसको हमें छांटना है। वो सही कथन क्या हो सकता है? पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा का आधार नहीं है, ये तो असत्य है। पाठ्योत्तर क्रियाओं में अवकाश के समय का सदुपयोग नहीं किया जाता है। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के प्रमुख समर्थक प्लेटो थे, तो ये प्रकृतिवाद वाला प्लेटो नहीं, फ्रॉबेल और जॉन डीवी और ये प्रकृतिवादी थे। तो कुल मिला के ये इसका सही, सॉरी हाँ, ये तो सही है। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता है, ये सत्य कथन है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड फाइनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी है। कौन है? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। शिक्षा में स्थानीय पदाधिकारियों की सही भूमिका को स्पष्ट करने और इस संबंध में एक रूप नीति को विकसित करने हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेबी खेर समिति को कब नियुक्त किया था? 1951 में। प्रबंधन का मस्तिष्क किसको माना जाता है? संगठन को प्रबंधन का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका प्रबंधन के लिए एक माइंड के रूप में होती है। आधुनिक प्रबंधन का जनक कौन है? आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्योल है। आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्योल है। प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक भी हेनरी फ्योल को माना जाता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? अध्यापक शामिल होता है, छात्र शामिल होता है, अभिभावक शामिल होता है,
शिक्षा मंत्री विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन का मानवीय संसाधन नहीं है। प्रबंधन का हृदय किसको बोलते हैं? अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय बोलते हैं, और प्रबंधन का मस्तिष्क अभी हमने कहा था वो संगठन को बोलते हैं। भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनकी याद में इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मतिथि के अनुसार। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है। शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है, बिल्कुल है। शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, बिल्कुल है। यह एक मूर्त अवधारणा है, नहीं, इसको एक अमूर्त अवधारणा माना गया है। इसको कैसी अवधारणा माना गया है? अमूर्त अवधारणा, जो हमें दिखाई नहीं देती और चलती रहती है। यह क्वेश्चन आया हुआ। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के कार्यों के पोस्ट कोर फॉर्मूले में सी और ओ का क्या अर्थ है? कोऑर्डिनेटिंग या समन्वय है। राजस्थान में जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग शैक्षिक दृष्टि से उदयपुर है, जिसमें 6 जिले जो है वो आते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और राजस्थान में देखें तो शिक्षा की दृष्टि से 9 संभाग है। शिक्षा की दृष्टि से कितने संभाग है? 9 संभाग है। प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है? पीटर ड्रकर को प्रबंधन का गुरु कहा जाता है। भारत में प्रबंधक का जनक किसको कहा जाता है? अरिंदम चौधरी को भारत में प्रबंधन का जनक कहा जाता है। भारत में वास्तविक रूप से प्रबंधन की जो शुरुआत की थी वो अरिंदम चौधरी के द्वारा की गई है। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? जेडी मुन्ने ने दी थी। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई मानवीय संसाधन जो है प्रबंधन कहलाता है, ये जेडी मुन्ने ने डेफिनेशन दी थी। प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, उपयुक्त कथन किसने दिया है? ये रायबर्न का है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक एक दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, ये रायबर्न ने दिया था। प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय और भौतिक संसाधन। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? विद्यालय का माइंड संस्था प्रधान होता है। विद्यालय का नेता संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक होता है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? अध्यापक को विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र जो है वो अध्यापक को कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 या जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं, उसके अनुसार यू आकार के विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार ही राजस्थान में आरबीएससी की स्थापना जयपुर में की गई थी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। उपयुक्त कथन किसका है? पिट्समैन का ये कथन है। किसका है? पिट्समैन का। वह व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक अध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य साहसी और धैर्यवान हो। यह कथन किसका है? कुरबली ने ये इस प्रकार का एक कथन दिया था। विद्यालय के प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? विद्यालय के प्रबंधन का लक्ष्य है बालक का नैतिक विकास करना, बिल्कुल। अध्यापक का नैतिक विकास करना, बिल्कुल। बालक का सर्वांगीण विकास करना, यह है सबसे बेस्ट। बालक का सर्वांगीण विकास करना, यदि इनमें से एक ही पूछा है तो यह बालक का सर्वांगीण विकास करना विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है। विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? सर्वोच्च स्थान पे संस्था प्रधान होता है, फिर उनके नीचे ग्रेड फर्स्ट होता है, फिर उनके नीचे ग्रेड सेकंड होता है, फिर उनके नीचे ग्रेड थर्ड होता है। ये पद सोपान में, हमारे विद्यालय के पद सोपान में हमारा नेता जो होता है वो संस्था प्रधान होता है। शैक्षिक प्रबंधन किसके लिए होता है? शैक्षिक प्रबंधन विद्यालयों के लिए होता है। पोस्ट कॉर्प में आर का क्या मतलब है? पोस्ट कॉर्प में आर का मतलब रिपोर्टिंग, आलेखन, प्रतिवेदन है। किसने कहा कि शिक्षक को तर्कवान होना चाहिए? कुरबली ने कहा कि शिक्षक को तर्कवान, ज्ञानी और अदम्य साहसी होना चाहिए। विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? स्व अनुशासन सबसे बेस्ट है।
विद्यालय प्रबंधन ये कहता है कि जिस विद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्वयं अनुशासन है वो विद्यालय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति है कला और विज्ञान दोनों, कला और विज्ञान दोनों है। किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? प्रबंधन को उसका संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए थे? इन्होंने प्रबंधन के 3 तत्व बताए थे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट किसने बताए? जे हार्टले ने बताए। कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों में कौन कौन आते हैं? बालक आता है, अभिभावक आता है, शिक्षक आता है, सभी आते हैं। मानवीय संसाधन में अध्यापक, बालक, अभिभावक, प्रधानाध्यापक आते हैं तथा भौतिक संसाधन में विद्यालय, भवन, प्रयोगशाला, खेल मैदान, शौचालय, पुस्तकालय, फर्नीचर और पेयजल व्यवस्था आती है। शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने दिया? किसने कहा? मनु ने शिक्षक को ब्रह्मा का रूप कहा है। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुस्तकालय को कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के बारे में किसने कहा कि संगठन की छोटी इकाई तक जहां तक व्यवहारिक हो? कीथ डेविस का ये कथन है। और विकेंद्रीकरण ज्यादा अच्छा माना जाता है बजाय के केंद्रीकरण के। विकेंद्रीकरण ज्यादा अच्छा माना जाता है और ये कीथ डेविस ने कहा था। प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के पहलू है, ये किसने कहा? हिलकर्ट ने कहा। किसने कहा था? हिलकर्ट ने कहा था। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत दिए थे। शिक्षा के प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर पर किस कार्यालय की स्थापना की गई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पंचायत स्तर पे पीओ है। देखो PEEO, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। पीओ कार्यालय पंचायत पे होता है। CBEO ये ब्लॉक पे होता है। CDEO ये जिले पे होता है। JD जॉइंट डायरेक्टर ये संभाग पे होता है। और निदेशालय ये राज्य स्तर पे होता है। निदेशालय राज्य स्तर पे, जॉइंट डायरेक्टर संभाग स्तर पे, CDO चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो जिला स्तर पे, CBEO चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक स्तर पे, PEEO का जो है ये हमारा पंचायत स्तर पे है। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। किसके विचार है? JD सीयर्स के विचार है। किसके विचार है? JD सीयर्स के हैं। JD सीयर्स ने आपने देखा होगा मूल्यांकन पे भी जोर दिया था। किस पे जोर दिया था? मूल्यांकन पे भी जोर दिया था। लुथर गुलिक के अनुसार आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व है? लुथर गुलिक के अनुसार 7 तत्व है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन क्या है? हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन पोक है। शैक्षिक प्रबंधन का वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। यह कथन किसका है? यह एलन का कथन है। स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। यह किसका विचार है? जॉर्ज टेरो का विचार है कि हमारे पास स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रबंधन करने से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, वही हेनरी फ्योल का पोक का फॉर्मूला। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। उपरोक्त सभी। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। कोठारी आयोग। प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया गया है नियोजन या आयोजना, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, सभी। राज्य स्तर पर शिक्षा किसके अधीन होती है? राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। हमारे शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष होता है, हमारे शिक्षा विभाग का जो मुखिया होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व क्या है? पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्यों का नियोजन और संगठन, कर्मचारियों में समन्वय और नियंत्रण। उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता है प्रबंधन एक जन्मजात प्रक्रिया है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन सर्वव्यापी है, प्रबंधन उपरोक्त सभी।
प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है। प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? कार्य नियोजन के अनुसार किया जाए, बिल्कुल काम बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार किया जाए। विचलन की दिशा में सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, बिल्कुल अगर कहीं कोई डेविएशन है, विचलन है, हमें वहां पे सुधार करना चाहिए। समय समय पर कार्य की रिपोर्टिंग हो और उपरोक्त सभी, ये सभी सही है। विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? समय सारणी को। विद्यालय का स्पार्क प्लग समय सारणी को कहा जाता है। शिक्षण के सत्तावादी स्तर की विशेषता नहीं है, यानी जो शिक्षण का सत्तावादी केंद्र शिक्षक केंद्रित होती है उसका क्या विशेषता नहीं है? यह रटने पर बल देता है। विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होती है? नहीं, विद्यार्थियों की सहभागिता इसमें अधिक नहीं होती है, इसमें शिक्षक केंद्रित होता है। अगला, हेनरी फ्योल के विशिष्टीकरण के सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत है, दोनों ने दिया, हेनरी फ्योल ने दिया और उर्विक ने भी दिया। हेनरी फ्योल के विशिष्टीकरण के सिद्धांत का संबंध है अधिकार एवं उत्तरदायित्व से, कार्य विभाजन से, वर्क डिवीजन से। विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है उसको उसी प्रकार का कार्य दिया जाना चाहिए। तो इसको विशिष्टीकरण यानी विशेष व्यक्ति को विशेष काम दिया जाना। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, एक तंत्रीय निर्णय करना नहीं, व्यक्तिगत कार्य करना नहीं, सहभागी उत्तरदायित्व है, बिल्कुल सही। राज्य में शिक्षा का मुखिया होता है शिक्षा मंत्री। ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी कौन है? ब्लॉक स्तर पे सीबीओ है, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बीईईओ, कुछ व्यक्ति इसको भी बच्चे सही करते हैं, ये 2018 तक था। 2018 में जो 8/8/18 को राजस्थान का एकीकृत शिक्षा संकुल बना, उसमें बीईईओ का नाम परिवर्तित करते हुए उसको सीबीईओ किया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय कहाँ है? बीकानेर में, स्थापना 1950 में। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनी कोई भी मानवीय संस्था जो शिक्षा से संबंधित है शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। किसका कथन है? जेडी मुने का। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ था? अमेरिका में। शिक्षा सूची है समवर्ती सूची का। शिक्षा विभाग का प्रशासनिक मुखिया होता है प्रमुख शासन सचिव या शिक्षा सचिव जिसको कहते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का संबंध है एकता में शक्ति। एस्पिरिट डी कॉर्प्स हेनरी फ्योल के प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में से एक है जिसका अर्थ है टीम भावना या एकता में शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, एनसीटी और निपा। वैसे ये सारी संस्था केंद्रीय स्तर पे है, लेकिन इनमें सब में सर्वोच्च है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, MOE बोलते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI बोलते हैं। तो GOI का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई। नीपा की स्थापना 1962 में की गई। एनसीटी की स्थापना 1995 में की गई। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना, स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 100% पूछा जा सकता है। RTE की धारा 29 याद कीजिए। RTE की धारा 29 के अनुसार NCERT ही हमारी जो है वो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्रतिनिधि मंडलों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। NCERT की देश में मुख्य इकाइयां निम्न अनुसार है। इसकी देश में जो इकाइयां हैं वो इस प्रकार से है: राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली जिसको CIET बोलते हैं, CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल जिसको PSU बोलते हैं, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो क्षेत्रीय जिनको RIE बोलते हैं। हमारा RIE एक राजस्थान का अजमेर में है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, और एक उत्तर पूर्व में शिलोंग में है जो 1995 में बना था सबसे लास्ट में। और ये सारे के सारे RIE 1963 के हैं। तो ये ब्रांचें हैं सारी की सारी NCERT की। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा। ये शैक्षिक योजना, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था।
नीपा का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन करने का है। ये आरपीएससी में 2011 में या 2015 में क्वेश्चन आ चुका कि नीपा का मुख्य कार्य क्या है, शैक्षिक योजना। एनसीईआरटी का क्या काम है, शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान। नीपा का शैक्षिक योजना और प्रशासन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिणी एशिया का प्रमुख संगठन है नीपा, जो शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानक विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया, ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। आरंभ में न्यूपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और प्रवेशकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में, यानी ये यूनेस्को का केंद्र है, उसके रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था बना दिया। इसके 4 वर्ष बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक कॉलेज रख दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक कॉलेज की बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा कर दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन न्यूपा, इसके 10 विभाग है। कितने विभाग है इसमें? 10 विभाग है। अगला क्वेश्चन, एक कार्मिक को केवल एक ही बॉस से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। ये कथन किसका है? फेयोल का है। आदेश की एकता, निर्देश की एकता। संचार के माध्यम है, दृश्य, श्रव्य, मौखिक सभी है। विद्यालय का भौतिक संसाधन नहीं है। पुस्तकालय है, श्यामपट है, विद्यालय भवन है, लिपिक नहीं है। लिपिक मानवीय संसाधन है। विद्यालय में भौतिक संसाधनों में शामिल है फर्नीचर शामिल है और विद्यालय अभिलेख शामिल है। अभिभावक और प्रधानाचार्य ये मानवीय संसाधन है। विद्यालय में भौतिक संसाधन में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, खेल मैदान, फर्नीचर, स्टेशनरी, श्यामपट, खेल मैदान आदि आते हैं। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, संसाधनों में समन्वय है। शिक्षा प्राप्ति हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। छात्रों की आलोचना करना शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। अध्यापक को नहीं होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, सृजनशील होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। ये आपकी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एजुकेशन शब्द एजुकेटम से निर्मित माना जाता है, जो कि एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन। असत्य कथन क्या है? प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन सार्वभौमिक क्रिया है, प्रबंधन एक पैसा नहीं है। प्रबंधन एक पैसा नहीं है, ये गलत है। प्रबंधन एक पैसा है। एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन के गुण हैं: लक्ष्य निर्धारण करना, बिल्कुल। समन्वय क्षमता, बिल्कुल। प्रभावी संप्रेषण, बिल्कुल। उपरोक्त सभी। किसी संस्था के वित्तीय प्रबंधन के मुख्य तत्व क्या है? फीस है, अनुदान है, फंड है, उपरोक्त सभी सारे हैं। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र: उत्पादन प्रबंधन, उत्तम शैक्षिक उपलब्धि के सभी आयाम। वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा संस्थानों के संचालन हेतु वित्तीय प्रबंधन। विकास प्रबंधन, शैक्षिक संस्थाओं को क्रमोन्नत करने हेतु विकास व्यवस्था करना। वितरण प्रबंधन, वितरण से संबंधित सामग्री। क्रय प्रबंधन, सामग्री को खरीदना। परिवहन प्रबंधन, विद्यार्थियों या सामग्री को लाना। संस्थापन प्रबंधन, भवन, उपकरण और उनका रखरखाव। सेवा वर्गीय प्रबंधन, शिक्षक, कर्मचारी आदि की व्यवस्था, पद, भूमिका निर्धारण, वेतन, पदोन्नति आदि करना। और कार्यालय प्रबंधन, कार्यालय और अभिलेखों का रखरखाव। ये समस्त प्रकार के प्रबंधन विद्यालय में किए जाते हैं। शैक्षिक प्रबंधन से संगत नहीं है। क्या संगत नहीं है? शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है, बिल्कुल है। ये एक विशुद्ध मानवीय क्रिया नहीं है, ये गलत है। ये विशुद्ध मानवीय क्रिया है। फेयोल के 14 सिद्धांतों में से कौन सा नहीं है? केंद्रीकरण है, कार्य विभाजन है, पहल करना है, असमानता ये नहीं है, इसकी जगह समता है। क्या है? समता। उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। ये कथन किसका है? पिट्समैन का। अध्यापक और श्यामपट के बीच कोण कितने का होना चाहिए? 45 डिग्री का। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय किसने कहा? रेसिस लिकर्ट ने। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय रेसिस लिकर्ट ने कहा है। किसने कहा है? रेसिस लिकर्ट ने कहा है।
अगला क्वेश्चन, विद्यालय के कार्य एवं गतिविधियां निर्धारित उद्देश्य के अनुसार चल रही है या नहीं, उसका संबंध किसके है, नियंत्रण से, यानी कंट्रोल है या नहीं है, कंट्रोल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम से फिर से शिक्षा मंत्रालय कब किया गया, 29 जुलाई 2020। शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया, 1985। शिक्षा मंत्रालय जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था 1985 से 2000, यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पूर्व में शिक्षा मंत्रालय के नाम से था। इसका अधिकार क्षेत्र पूरा भारत गणराज्य है। इसके मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। इसका मुख्यालय शास्त्री भवन में, उत्तरदायी मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है और अधीनस्थ संस्थान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है। विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांतों में से कौन सा समूह सबसे अधिक उपयुक्त है, ये आरपीएससी में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांतों में सबसे अधिक उपयुक्त जो है वो है, एक तो सहयोग करना, समानता होना, लचीलापन होना और साझा उत्तरदायित्व, यही सबसे अच्छा है। जहां भी दृढ़ता होगा वो गलत होगा, जहां भी अति संरचना होगा वो गलत होगा, जहां भी दृढ़ता होगा वो गलत होगा। शैक्षिक प्रबंधन निम्न में से किन तत्वों का प्रबंधन है, भौतिक तत्वों का, मानवीय तत्वों का, वित्तीय तत्वों का, सभी का प्रबंधन है। कुंट्ज के अनुसार प्रबंधन का सार है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये इसका सार है। लिकर्ट के अनुसार प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है, अभिप्रेरणा को हृदय कहा जाता है। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र या हाईवे किसे कहा जाता है, संप्रेषण को कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य है नियोजन, संगठन, नवाचार, निरीक्षण और पर्यवेक्षण, संप्रेषण। सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन से प्रबंधन के कार्य है, ये सारे ही हैं। पहला जो है आपका नियोजन भी है, संगठन भी है, नवाचार भी है, निरीक्षण पर्यवेक्षण भी है, संप्रेषण है, सभी है। ये रहा इसके शैक्षिक प्रबंधन के कार्य जो है नियोजन, संगठन, कर्मचारी नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, संप्रेषण, आलेखन, बजट, मूल्यांकन, अभिप्रेरणा, निर्णय लेना, नवाचार, रिकॉर्ड रखना, नेतृत्व, शैक्षिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण, ये सारे के सारे काम होते हैं। प्रबंधन में हेनरी फ्योल की भूमिका है। फ्योल ने प्रबंधकीय क्रिया के 5 तत्व पोक दिए, बिल्कुल सही बात है। फ्योल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 6 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया, बिल्कुल सही बात है। फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए, बिल्कुल सही बात है। हेनरी फ्योल प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हेनरी फ्योल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है, सही बात है। फ्योल ने स्केलन श्रृंखला में लाल फीताशाही का दोष होने के कारण इसे दूर करने हेतु गेंग प्लांक का सुझाव दिया, ये भी सही बात है। इसका मतलब ये सारे के सारे कथन सही है। शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है, प्रजातांत्रिकता का सिद्धांत है, साझा उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, सहकारिता का सिद्धांत है। मैंने कहा था जहां भी दृढ़ता आएगा, जहां भी अति संरचना आएगा, वो सिद्धांत नहीं होगा। मैं बार बार आपको लगातार कहता जा रहा हूं। तो सही विकल्प क्या है, सिद्धांत नहीं है, तो साझा उत्तरदायित्व का ये सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रबंधन के जो सिद्धांत है, प्रजातांत्रिकता का सिद्धांत, साझा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, सहयोग और समन्वय का सिद्धांत, सामग्री और संसाधनों के दक्षतापूर्वक उपयोग का सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण और योजना निर्माण का सिद्धांत, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, समय प्रबंधन का सिद्धांत, स्वायत्तता का सिद्धांत, सहभागी उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत, विशेषज्ञता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता का सिद्धांत, संसाधन प्रबंधन का सिद्धांत, अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति का सिद्धांत। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, जिसके 133 क्वेश्चन आपने देखे हैं। शैक्षिक प्रबंधन, अवधारणा, कार्य और सिद्धांत, बहुत ही शानदार आपने क्वेश्चन और इसके उत्तर देखे और इनकी व्याख्या का साथ देखा है। इसी प्रकार से लगातार जुड़े रहें, आपको प्रबंधन के सभी टॉपिक के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।